इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी भाषा पुरानी है, संस्कृत या पाली। मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ लिबरान इतिहासकार व तथाकथित बुद्धिस्ट यह साबित करने में लगे हुए हैं कि पाली भाषा से ही संस्कृत का जन्म हुआ है। क्योंकि संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए जब देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई उसके बाद ही संस्कृत का जन्म हुआ, उससे पहले संस्कृत थी ही नहीं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला है भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। दूसरा है क्या संस्कृत में श, सा, छ, त्र, ज्ञ और री और क्र लिखा जा सकता है या नहीं। तीसरा है कौन सी भाषा पुरानी है, संस्कृत या पाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि भाषा और लिपि दोनों में क्या अंतर होता है। भाषा बातचीत करने का एक जरिया होता है। जो भी हम बोल रहे हैं वह एक भाषा है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह एक भाषा है। और लिपि शब्दों की संरचना है जिसे हम पेपर पर भाषा को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर जो भी आप देख रहे हैं वह एक लिपि है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम ऑफिशियली देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम लैटिन स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आज सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और सभी लोग अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से व्हाट्सएप पर चैट भी करते होंगे। 95% लोग ऐसे हैं जो चैट करते समय लैटिन स्क्रिप्ट, जिसे हम इंग्लिश के अक्षरों से भी जानते हैं, उसका यूज़ मैसेज को टाइप करने के लिए करते होंगे। केवल 5% ही ऐसे लोग होंगे जो देवनागरी लिपि, यानी जिसे आप हिंदी के अक्षरों या वर्ण से भी जानते हैं, उसका यूज़ चैट करते समय करते होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर लिपि से ही भाषा डिसाइड होती है तो क्या इंडिया में 95% लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं? इसका इन झंडू लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए इस तरह टाइप करते हैं, आप कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश के लैटिन लिपि का यूज़ किया है। तो अगर लिपि से ही भाषा का डिसाइड होता है तो क्या मैं यहाँ पर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या हिंदी में। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाउ आर यू। यहाँ पर मैंने देवनागरी लिपि का यूज़ किया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पर हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि और भाषा दोनों में क्या अंतर है। दूसरी चीज़, लिपि का भाषा से कोई कनेक्शन नहीं होता है। हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। इसी तरह पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। तो यह कह देना कि जब देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई तब संस्कृत का जन्म हुआ है, यह बात अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्शन रखता है। सभी लोग ब्रह्म लिपि को ब्रह्म लिपि से ही जानते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिस्ट लोग हैं जो ब्रह्म लिपि को धम्म लिपि कहते हैं। तो मेरा इन सभी लोगों से एक ही क्वेश्चन है, क्या ब्रह्म लिपि का आविष्कार गौतम बुद्धा ने किया, जिससे ये लोग इस लिपि को बुद्धिस्ट धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी इन तथाकथित बुद्धिस्ट इतिहासकार व इनके चाटुकार लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है। तो हमारा इस टॉपिक का कंक्लूजन ये होता है, किसी भी लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है। ब्रह्म लिपि कोई धम्मा लिपि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या संस्कृत में श, सा, छ, त्र, ज्ञ, री और क्र लिखा जा सकता है या नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि संस्कृत ब्रह्म लिपि में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ब्रह्म लिपि में कुछ संस्कृत के अक्षर नहीं लिखे जा सकते। मोस्टली यह बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म का पुलिंदा, जो लिब्रान इतिहासकार राजीव पटेल ने लिखा है। देखिए, जब भी कोई इतिहासकार अपनी किताब को लिखता है तो वह पूरी रिसर्च करता है कि उसकी किताब में सच्चाई हो, जिससे कोई भी व्यक्ति उस इतिहासकार को झूठा साबित न कर सके। इसके लिए वह महीनों महीनों तक रिसर्च करता है और सभी फैक्ट को चेक करके ही अपनी किताब को पब्लिश करता है। लेकिन इतिहासकार के नाम पर धब्बा राजीव पटेल ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है, ना ही यह जानने की कोशिश की है कि जो वह लिख रहा है वह खुद ही उसकी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहा है। मुझे तो इसके इतिहासकार होने पर भी शक है कि यह एक्चुअल में इतिहासकार है भी या नहीं। इसकी किताब का एक पेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो इन जैसे इतिहासकार के चाटुकार इस यूट्यूब में घूम रहे हैं, वह इस किताब का यही पेज आपको दिखाएंगे और इस बात का दावा करेंगे कि छ, त्र लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए संस्कृत को ब्रह्म लिपि में लिखना नामुमकिन है। यहाँ पर मैं आपको इस पेज की 2 अलग अलग इमेज दिखा रहा हूँ। पहला, जो मैंने यूट्यूब पर इसके चाटुकार लोगों के चैनल से लिया हुआ है। दूसरा, अमेज़न के कैंडल एडिशन बुक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है।
इन दोनों इमेजों में आप इन वर्णों को याद रखिए जिनको यह दावा कर रहा है कि ब्रह्मलिपि में लिखा ही नहीं जा सकता। आगे हम इसके दावे की पोल खोलने वाले हैं। तो चलिए इस लिब्रांडो इतिहासकारी की प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हैं। यह लोग इस तरह की दावा इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि 99% लोग को ब्रह्मलिपि ना तो पढ़नी आती है और ना ही लिखनी आती है। तो जो भी यह लोग अपनी किताब में या जो भी चाटुकार अपनी वीडियो में दावा करेंगे, उनको क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है या उनको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। लेकिन जो इन लोगों को नहीं पता है वह है टेक्नोलॉजी। बिना ब्रह्मलिपि को पढ़े लिखे हुए भी हम आज यह पता कर सकते हैं कि किसी शब्द को ब्रह्मलिपि में कैसे लिखा जा सकता है। इसके लिए हम यूनिकोड के द्वारा किसी भी शब्द को ब्रह्मलिपि में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यह पता कर सकते हैं कि ब्रह्मलिपि में किस शब्द को कैसे लिखा जा सकता था। और यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड में जिस भी लिपि को ऐड किया जाता है, उस लिपि के प्रत्येक अक्षरों के लिए एक यूनिकोड दिया जाता है, जिससे हम किसी भी शब्द को उस लिपि में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्रह्मलिपि को यूनिकोड में भी ऐड किया गया है। तो आज कोई भी लिब्रांडो इतिहासकार व उसके चाटुकार आज किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देवनागरी लिपि की यूनिकोड स्टार्ट होती है 0900 से लेकर के 097F तक, और जो ब्रह्मलिपि की रेंज है वह है 11000 से लेकर के 1107F तक। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात, राजीव पटेल जिसने इस बुक को लिखा है, जो अपने आप को इतिहासकार कहता है। ऐसा इतिहासकार जिसको यह पता ही नहीं है कि री, श, स और क्र पहले से ही ब्रह्मलिपि की वर्णमाला में है, क्योंकि इसने थोड़ा सा भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की है, या आप कह सकते हैं इसने जहमत नहीं उठाई है, इसलिए इसने इस वर्ण को कहा कि इससे लिखा ही नहीं जा सकता है। तो इसका प्रोपेगेंडा पहले यहीं पे एक्सपोज होता है। दूसरी चीज, स, श, छ, त्र, ज्ञ और री आदि व्यंजन पाली भाषा में नहीं होते हैं। श तथा सा के लिए केवल सा का ही उपयोग करते हैं। इसलिए इस फेक इतिहासकार को लगता है कि अगर पाली भाषा में यह वर्ण नहीं है तो फिर ब्रह्मलिपि में भी इन वर्ण को नकार देना चाहिए, क्योंकि अगर यह इन वर्णों को ब्रह्मलिपि में भी एक्सेप्ट करेगा तो इसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्रह्मलिपि ही इनके लिए धम्मालिपि है तो फिर यह सब वर्ण ब्रह्मलिपि में क्या कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बाकी शब्दों को और वर्णों को, क्या इनको संस्कृत में लिखा जा सकता है या नहीं। शब्दों को कन्वर्ट करने से पहले मैं आपका इसका प्रूफ देता हूँ कि जो भी यह कन्वर्ट करेगा वह सही है। इसके लिए मैं देवनागरी लिपि के अक्षरों को ब्रह्मलिपि के अक्षरों से कंपेयर करूँगा, ताकि कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना कर सके कि यह गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन। यहाँ पर मैंने 3 वेबसाइट खोली हुई हैं। पहली है ब्राह्मी अल्फ़ाबेट्स, दूसरा है देवनागरी टू ब्राह्मी कन्वर्टर, तीसरी वेबसाइट है हिंदी अल्फ़ाबेट्स या हिंदी वर्णमाला। तो हम यहाँ पर एक एक करके हिंदी वर्णमाला को ब्रह्मलिपि की वर्णमाला से मैच करेंगे। पहला लेते हैं आ को, हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसको। अब इसको हम ब्रह्मलिपि की वर्णमाला से मैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। दूसरा है बड़ा आ, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, आप इसको यहाँ पर देख लो। अब इसको मैच करते हैं ब्रह्मलिपि के वर्णमाला से। तीसरा है ई, अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मैच करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैच कर रहा है। चौथा है बड़ी ई, तो चलिए अब चेक करते हैं इनके दावे की, जिसमें ये कहते हैं कि ब्रह्मलिपि में क्षत्रिय, संस्कृत, ऋषि या ऋग्वेद लिखे ही नहीं जा सकते। चलिए पहले देख लेते हैं क्षत्रिय को कि यह ब्रह्मलिपि में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय को लिखा जा सकता है। अब चेक कर लेते हैं दूसरे शब्द को, जो कि है संस्कृत, इसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी संस्कृत को लिखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं ऋषि को, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऋषि को लिखा जा सकता है। अब देख लेते हैं चौथे दावे की, क्या ऋग्वेद को लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद को लिखा जा सकता है, यानी कि क्षत्रिय, संस्कृत, ऋषि और ऋग्वेद को ब्रह्मलिपि में लिखा जा सकता है। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन हमारा यह बनता है कि
जो भी फेक इतिहासकार व इसके चाटुकार दावा कर रहे हैं कि इनको लिखा ही नहीं जा सकता है, वह सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब बात करते हैं हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कौन सी भाषा पुरानी है, संस्कृत या पाली। पहले हम बात करते हैं पाली भाषा की। पाली भाषा गौतम बुद्ध से पहले की भाषा थी और यह एक बोली या प्राकृत भाषा के अंदर आती थी। इस भाषा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध से पहले पाली भाषा जनसाधारण की बोलचाल की भाषा रही। जब गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया, जो कि एक जन लोक या आम आदमी की भाषा थी, उसके बाद ही इस भाषा को प्रसिद्धि मिली। लेकिन उस समय भी इस भाषा को पाली नाम नहीं दिया गया था। इसके कुछ समय बाद यह भाषा शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी बन गई, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म भारत में फैल रहा था। दूसरी चीज, बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी यही लोग हैं। इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं पाली भाषा को ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसका नाम ही नहीं था पहले। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुद्धा घोष आदि आचार्यों ने बुद्धा के उपदेशों की भाषा को मगधी कहा, न कि पाली भाषा। दूसरी चीज़, मूल त्रिपिटका में भाषा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि पाली शब्द पहली बार कब आया। तो पाली शब्द सबसे पहले प्राचीन पाली कोश यानी कि डिक्शनरी अभिधान पदीपिका, जो कि 12वीं शताब्दी की है, उसमें आया। दूसरी चीज़, पाली साहित्य में भी 19वीं शताब्दी से पहले पाली भाषा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। यानी कि पाली साहित्य में भी पहली बार जो पाली शब्द है वो 19वीं शताब्दी में आया था। उससे पहले आपको पाली शब्द कहीं पर मिलेगा ही नहीं। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो प्राचीन पाली कोश है, जो डिक्शनरी है जिसका नाम है अभिधान पदीपिका, इसके रचयिता थे मोगलालान थेरो, जिन्होंने इसको 12वीं शताब्दी के दौरान इसकी रचना की थी। जब यह इस डिक्शनरी की रचना कर रहे थे तो उन्होंने संस्कृत की डिक्शनरी अमरकोश की मदद ली, क्योंकि कुछ पाली शब्द के भाषा थे जो इनकी समझ से बाहर थे। फिर वहाँ उन्होंने उस अमरकोश की मदद से उन शब्दों का पाली रूपांतरण करके अपनी डिक्शनरी में लिखा। इनकी इस डिक्शनरी में आपको अमरकोश के अनेक श्लोकों का भी पाली रूपांतरण मिलेगा, जिसमें सर्वकांड, भूकांड और श्रवण कांड ऐसे 3 विभाग हैं जहाँ पर आपको अमरकोश के श्लोकों के पाली रूपांतरण मिलेगा। देखिए, जो भी पाली भाषा को पुराना साबित करने में लगे हुए हैं, वे इन्हीं श्लोकों को जो कि अमरकोश से लिए गए हैं, वे इनको दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत में पाली भाषा के श्लोक लिए गए हैं, जो कि गलत है। और इसी कोश पर यानी कि इसी डिक्शनरी पर 14वीं शताब्दी में एक टीका भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कौन सी भाषा पुरानी है। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भाषा पुरानी है और कौन सी नहीं। एक विद्वान थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। नाम पर ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है विलियम जोन्स। यह ना तो कोई हिंदुस्तानी है, ना तो ब्राह्मण है और ना ही हिंदू हैं। इन्होंने प्राचीन संस्कृत, प्राचीन यूनानी, प्राचीन फारसी और लातिन भाषा में समानताएं देखी और यह इन्होंने दावा किया जो सारी भाषाएं हैं वह एक ही आदिम हिंद यूरोपीय भाषा से उपजी हुई हैं। यहाँ पर उपजी मेरा मतलब है उनका जन्म हुआ है। यानी कि जब भी इंसानों ने बोलना स्टार्ट किया था तो उनकी एक ही भाषा थी, वह थी आदिम हिंद यूरोपीय भाषा। फिर जब इंसान अलग अलग जगह पर रहने लगे तो इसी आदिम हिंद यूरोपीय भाषा से अनेक भाषाएं निकली, जो कि है प्राचीन संस्कृत, प्राचीन यूनानी, प्राचीन फारसी और भी अन्य भाषाएं। और इन प्राचीन भाषाओं में से भी अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, जो कि हम आज विश्व में देखने को मिलता है। और जो प्राचीन आदिम हिंद यूरोपीय भाषा है उसकी एक शाखा है हिंद ईरानी भाषा। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये सभी भाषाएं प्राचीन संस्कृत से निकली हुई हैं। दूसरी चीज़, आदिम हिंद यूरोपीय भाषा के अनेक भाषा शाखाओं में भी संस्कृत की झलक देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारी प्राचीन संस्कृत है वो आदिम हिंद यूरोपीय भाषा से काफ़ी करीब थी। इसीलिए आपको आदिम हिंद यूरोपीय भाषा के जो अन्य शाखाएं हैं वहाँ पर संस्कृत की झलक देखने को मिलती है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य महान भारतीय व्याकरण पाणिनि ने 6वीं शताब्दी में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया था। और जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो कि 700 ईसा पूर्व की है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जो आज की संस्कृत है वही पहले संस्कृत रही होगी, उसी से ये सारी भाषाएं निकली हैं। लेकिन पहले वैदिक संस्कृत थी, जिससे संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा निकली हुई है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा से तभी निकलती है जब उस भाषा में कम्युनिकेशन या बातचीत करने व समझने में आसानी हो।
वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत का जन्म हुआ, जो वैदिक संस्कृत से आसान थी, और यह संस्कृत कई सालों तक बोलचाल व पढ़ाई में रही। उसके बाद संस्कृत से कई प्राकृतिक भाषाओं का जन्म हुआ, लेकिन पढ़ाई संस्कृत में ही होती थी। पाली भाषा प्राकृतिक भाषाओं में से एक है। धीरे धीरे संस्कृत केवल पढ़ाई तक ही सीमित हो गई और यह बोलचाल से हट गई और प्राकृतिक भाषाओं ने इसका स्थान ले लिया। और फिर संस्कृत बाद में विद्वानों की भाषा बन गई। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया, क्योंकि पाली भाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी और केवल विद्वानों के अलावा संस्कृत को सभी लोग समझ नहीं सकते थे। इसलिए गौतम बुद्ध ने पाली को चुना ताकि उनकी शिक्षाएं सभी तक आसानी से पहुंच सकें। आज भी सभी लोग संस्कृत को नहीं समझ सकते हैं और अब संस्कृत केवल पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथ तक ही सीमित हो गई है। यानी कि आज भी यह विद्वानों की ही भाषा है। विद्वानों का मेरा मतलब है जिन्होंने संस्कृत में अपनी पढ़ाई पूरी की है। केवल वही लोग संस्कृत समझ सकते हैं व बोल सकते हैं। जिन्होंने संस्कृत में पढ़ाई नहीं की है वह ना तो इसको समझ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन ये बनता है कि संस्कृत को ब्रह्म लिपि में भी लिखा जा सकता है। जो भी लोग यह दावा कर रहे हैं कि संस्कृत के कुछ अक्षर नहीं लिखे जा सकते हैं, वो अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दूसरा, संस्कृत आज भी विद्वानों की भाषा है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने संस्कृत पढ़ी हो। आम जनता जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है वह इसे ना तो समझ सकते हैं और ना ही वह कह सकते हैं या बोल सकते हैं। वैदिक संस्कृत से संस्कृत का जन्म हुआ और संस्कृत से पाली का और पाली से हिंदी का। चौथा, गौतम बुद्ध ने पाली प्राकृत भाषा को चुना क्योंकि यह आम जनता की भाषा थी, जैसे कि आज की हिंदी, जिससे उनका उपदेश व शिक्षा उन सभी को मिल सके जो विद्वान नहीं है या जिन्हें संस्कृत नहीं आती हो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी भाषा पुरानी है और कौन सी नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा को और लिपि को किसी भी धर्म तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पर सभी का अधिकार होता है। तो अब मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।